चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे बाबू एक्सरसाइज 25.2 का थ्योरी, है ना। पीछे हम लोग हालांकि थ्योरी पढ़े थे, लेकिन सिर्फ वॉइस चल रहा था और वीडियो स्टॉप था, रुका हुआ था। एक बार फिर से उसको हम रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग का जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाए, है ना। सबसे पहला है बाबू 8 करा दिए थे, 9 नंबर है कि दो सरल रेखाएं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए बराबर एम वेक्टर बी। याद रखेंगे सर, अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों समानांतर होने का क्या शर्त है, ये दोनों समानांतर होगा, इसका क्या शर्त है, आपको शर्त बताना है ना, कि इसका क्या शर्त है। ये जो हम लोग देख रहे हैं वेक्टर ए बराबर एम वेक्टर बी, वेक्टर ए बराबर एम वेक्टर बी, तो ये दोनों समानांतर है, इसका क्या शर्त है। तो दो वेक्टर समानांतर होने का शर्त होता है वेक्टर ए बराबर एम वेक्टर बी, जहाँ एम कोई कांस्टेंट है, जहाँ एम क्या है, एम कोई एक कांस्टेंट है, मतलब एम जो है कोई एक कांस्टेंट का काम करता है, कोई नियत का काम करता है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग स्पष्ट कर, तो यहाँ अगर m कांस्टेंट है, m के जगह पर कुछ भी आ सकता है, आपका 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो अगर वेक्टर a बराबर m वेक्टर b आ जाए तो आप कहेंगे कि a और b दोनों एक दूसरे के समानांतर है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ लिख दिया कि वेक्टर a बराबर i प्लस 2j प्लस 3k, और वेक्टर b बराबर मैंने लिख दिया यहाँ 2i प्लस 4j प्लस 6k। क्या a और b दोनों समानांतर है? तो आप कुछ मत करो, आप वेक्टर b में से कुछ कॉमन करो। वेक्टर b में से कॉमन लेने का मतलब हुआ, अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, 2j प्लस 3k, 2 कॉमन लेने के बाद वेक्टर b बराबर 2 वेक्टर a, देखो ये किसका मान है, तो ये वेक्टर a का मान है। यहाँ देख लो ये क्या है, तो ये वेक्टर a है, तो आप इसको हटा के वेक्टर a लिख सकते हैं। तो ये 2 क्या है, m का काम कर रहा है। जरूरी नहीं है कि b के साथ ही m आएगा, a के साथ भी m आ सकता है। यहाँ देख लो आप, तो हम कहेंगे यहाँ पे सो वेक्टर a वेक्टर b दोनों एक दूसरे के समानांतर होगा, वेक्टर a और वेक्टर b दोनों एक दूसरे के समानांतर होगा, याद रखेंगे। इसके बाद आता है कि जैसे 2 वेक्टर एक दूसरे के समानांतर नहीं होगा तो क्या शर्त है। 9 नंबर था, ये 10 नंबर है। वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉट पैरेलल इफ एंड ओनली इफ, जैसे मान लो कि वेक्टर a बराबर मैंने लिख दिया x1i प्लस y1j, वेक्टर b बराबर लिख दिया मैंने x2i प्लस y2j, है ना। तो वेक्टर a और वेक्टर b समानांतर नहीं है, इसका मतलब हुआ कि x1i प्लस y1j बराबर x2i प्लस y2j। इसका मतलब हुआ कि x1 का मान x2 के बराबर हो और y1 का मान y2 के बराबर हो, x1 x2 के बराबर हो और y1 y2 के बराबर हो। तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि यह दोनों x1 और x2 यदि बराबर हो जाए, y1 और y2 बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि यह दोनों जो है वेक्टर a डज नॉट पैरेलल ऑफ वेक्टर b, a और b दोनों एक दूसरे के समानांतर नहीं है। ऐसे ही हम लोग ले लेंगे। अब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें है यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिट वेक्टर से हम लोग को बहुत काम करना होता है। यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यूनिट वेक्टर पर काम करेंगे। जैसे यहाँ 10 हो गया, अब 11 नंबर लिखते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि मैंने r लिख दिया, तो यहाँ xi हो गया प्लस yj हो गया
प्लस जेड के हो गया, ये वेक्टर आर है और इसका हम लोग को निकालना है, वेक्टर आर का मान दिया हुआ है और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर आर कैप बराबर, पढ़े हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, ये फार्मूला याद रखना आप लोग। यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला होता है आर कैप बराबर वेक्टर आर बटा मॉड वेक्टर आर, वेक्टर आर कैप बराबर वेक्टर आर बटा मॉड वेक्टर आर। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि ये आर का मान यहाँ हम लोग को दिया गया है, पहले मॉड निकाल लेंगे। मॉड वेक्टर आर का मान कितना हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर का मान कितना होगा? आर कैप का मान कितना होगा? तो आर कैप इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, आर कैप का मान होता है वेक्टर आर बट्टा मॉड वेक्टर आर। तो वेक्टर आर का मान कितना है? वेक्टर आर का मान है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अब बट्टा मॉड आर का मान कितना है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? छटकाएंगे। अब इसको हम लोग छटका देंगे। आइए हम छटकाते हैं इसको। तो छटकाएंगे तो पहला क्या है? एक्स बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू आई, वाई बट्टा आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू जे कैप, और जेड बट्टा आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू के कैप। तो ये हो गया हम लोग का आर कैप का मान, ये हो गया आर कैप का मान। और इसी से हम लोग को, जैसे ये आर कैप हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। और इसी से हम लोग को निकलता है डायरेक्शन कोसाइन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन कोसाइन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लोग का हो गया ये हो गया हम लोग का, यहाँ से एक मैंने कोण बना दिया, ये बनने वाला कोण अल्फा है, यहाँ बनने वाला बीटा मान लिया, यहाँ बनने वाला गामा मान लिया, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है ना। तो यहाँ जो आई का कोफिशिएंट होता है, जो आई का कोफिशिएंट होता है, देखो ये आई का जो कोफिशिएंट है, जे का जो कोफिशिएंट है और के का जो कोफिशिएंट है, इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, द्विकोजीय। इसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन, द्विकोजीय। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि द्विकोजीय को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो याद रखना आप, है ना, डायरेक्शन कोसाइन, पूरा नाम लिखेंगे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में द्विकोजीय, द्विकोजीय, इसको हम लोग कहेंगे द्विकोजीय डायरेक्शन कोसाइन। इसमें कॉस लगा है, इस डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल से, एम से और एन से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखेंगे डायरेक्शन कोसाइन को एल से, एम से और एन से सूचित किया जाता है। तो यहाँ देखो अल्फा जो है अल्फा, तो ये एल बराबर कॉस अल्फा हो जाएगा, बीटा है तो एम बराबर कॉस बीटा हो जाएगा, गामा है यहाँ पे ये गामा है तो एन बराबर कॉस गामा हो जाएगा, है ना, कॉस गामा। डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन को ही डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। तो ये हम लोग का अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो इसको हम लोग कहेंगे एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा, है ना। तो ये हम लोग का एल एम एन आ गया। अब इसके बाद देखिए जो आई का कोफिशिएंट होता है इसको हम लोग एल कहते हैं। मतलब एल के जगह पर आप यहाँ लिख सकते हैं कॉस अल्फा को आप लिख सकते हैं एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो ये आई का कोफिशिएंट होता है इसी को एल कहा जाता है। जो आई का कोफिशिएंट होता है इसी को एल कहा जाता है। देखोगे ध्यान से, है ना, ये जो आई का कोफिशिएंट एल, जो जे का कोफिशिएंट उसको हम लोग एम कहेंगे। क्या है ये? तो वाई बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जो ये के का जो कोफिशिएंट है जेड बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। याद रखेंगे एल का मान, एल इसको कहा जाता है, एम इसको कहा जाता है और एन इसको कहा जाता है। एल एम एन को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। जब भी आपको कहा जाएगा कि आप डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? डायरेक्शन कोसाइन। तो आप डायरेक्शन कोसाइन कैसे ज्ञात करोगे? डायरेक्शन कोसाइन आप कैसे निकालोगे? तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पहले आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे।
पहले क्या निकालेंगे आप, यूनिट वेक्टर। और जब यूनिट वेक्टर निकल जाए, मतलब वेक्टर आर बटा मॉड वेक्टर आर से, और जब यूनिट वेक्टर निकल जाए तो आप इसे छटका देना, छटकाओगे x बटा सब, y बटा सब, z बटा सब, तो i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का जो कोफिशिएंट होता है उसी को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय डायरेक्शन कोसाइन, आप उसे बताएंगे यूनिट वेक्टर में i j k का जो कोफिशिएंट होता है उसे ही डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। डायरेक्शन कोसाइन को l m n द्वारा सूचित किया जाता है। l का मान x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, m बराबर y बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और n बराबर z बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। अब आता है इसी में नोट में हम लोग इसी में लिखेंगे, इसी में हम लोग का नोट आ जाता है अब हम यहां नोट के रूप में लिखेंगे, नोट में इसी में लिखेंगे, नोट में, है ना, यूनिट वेक्टर में ही हम लोग लिख लेंगे नोट में। डायरेक्शन कोसाइन के लिए बड़ी काम करता है। तो नोट में हम लोग लिखते क्या है, नोट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव। ये जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का जोड़ कितना होता है, डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का जोड़ कितना होता है, तो आप जवाब देंगे डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का जोड़ 1 होता है। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कोई कहेगा कि आप इसे सत्यापित करो, प्रूव डेट, आप इसे सत्यापित करें। कैसे आप कह सकते हो कि डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का जोड़ 1 होता है? आइए हम साबित करके आपको दिखा देते हैं। LHS क्या है, एल स्क्वायर, तो एल का मान क्या है, x बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, का दी होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एम का मान क्या है, तो y बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, का दी होल स्क्वायर। आप प्लस n का मान क्या है, तो z बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का दी होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा जेड स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एलसीएम करिएगा तो एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों सेम है तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आप इसको काट सकते हैं एक बार में, एक बराबर हो गया RHS, और ये हम लोग का प्रूव्ड भी हो गया। कोई अगर कहता है कि आप इसे सत्यापित करो तो आप इसे सत्यापित भी कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये नोट में आप 1 नंबर कर लेना, नोट में दूसर का बड़ी काम का चीज है जो आप याद रखोगे। नोट में 2 नंबर आप याद रखना, डायरेक्शन कोसाइन में वर्गों का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन में आपसे हम ऐसे पूछ देंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान क्या होता है, क्या होता है बताइए। तो जब L को कॉस अल्फा कहते हैं, M को कॉस बीटा, N को कॉस गामा, तो आप देखो ना एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है। याद रखना, ये बड़ी काम का चीज है। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट आ जाता है, अगर इसी को हम साइन में कन्वर्ट कर दें, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मान कितना आएगा। चाहे इसका मान 2 होता है, कैसे आप साबित करो, इसका मान 2 होता है कैसे साबित करो, तो आप साबित भी कर सकते हो। कैसे साबित करोगे देखो बता देते हैं। अगर इसको हम लोग को सत्यापित करना हो तो आप कैसे साबित करोगे, देख लो। LHS ले लो आप यहाँ से, LHS क्या है, तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा को आप लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर गामा को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। अब देखो 1 1 1 जोड़ोगे तो 3 होगा। अब माइनस कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस में, कॉस स्क्वायर गामा माइनस में, तो जब कॉमन लीजिएगा तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। और इसका मान देखो यहाँ 2 नंबर नोट में, इसका मान कितना दिया गया है, 1। 3 में से 1 घटाओगे 2, बराबर ये हो गया RHS प्रूफ्ड। याद रखना, 3 नोट में याद रखना आप लोग, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मान 1 होता है,
कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा का मान 2 होता है। कैसे 2 होता है मैंने यहाँ सत्यापित कर दिया, आप चेक कर लो। कैसे 2 होता है मैंने यहाँ साबित भी कर लिया, आप चेक कर सकते हो। 2 कैसे होगा मैंने यहाँ साबित कर दिया, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो ये 3 चीज, ये और ये आप बिल्कुल जुबानी याद रखना, एकदम हर हाल में आप सबको ये तीनों जुबानी याद होना चाहिए, ताकि आप आराम से बता सको, आप आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक लगा सको। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ऑब्जेक्टिव के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग इसको गहन अध्ययन कर लेंगे या याद कर लेंगे हमेशा के लिए, ताकि ऑब्जेक्टिव में आए तो आप खुद टिक लगा दो। इसके बाद हम चलते हैं अगला टॉपिक 11 नंबर के बाद। अब हम इसके बाद 11 नंबर के बाद ले लेते हैं 12 नंबर। इसके बाद आता है हम लोग का सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पहला आता है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन माने होता है आंतरिक विभाजन। जैसे मान लो ऐसे मैंने यहाँ ले लिया, ये हो गया A, ये हो गया B और बीच में यहाँ कोई O है। अच्छा, बीच में कोई यहाँ डिवाइड है, बीच में D है ना। इसका अनुपात है M/N। यहाँ मैंने O ले लिया, यहाँ से मिला दिया मैंने ऐसे। ये हम लोग का वेक्टर B है, ये हम लोग का वेक्टर A है, ये O और ये वेक्टर R का मान निकालना है। तो इंटरनल डिवीजन में याद रखिएगा वेक्टर R बराबर होता है M वेक्टर B माइनस N प्लस N वेक्टर A बटा M प्लस N। ये होता है इंटरनल डिवीजन में। अगर यही दूसरा का हम लोग का रहता है एक्सटर्नल डिवीजन माने बाहरी विभाजन आप इसे कह सकते हो। तो ये हो गया A और ये हो गया B और इधर कहीं D होगा, है ना। और इसको हम यहाँ से फिर वैसे ही मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे। ये हम लोग का हो जाएगा वेक्टर B, ये वेक्टर A, ये वेक्टर R निकालना है और अनुपात M/N है। तो अगर इस तरह से आ जाए तो सेम यही चीज़ लिख दीजिएगा, लेकिन माइनस में होगा। M वेक्टर B माइनस N वेक्टर A बटा M माइनस N। ये होता है हम लोग का एक्सटर्नल और ये होता है इंटरनल। इसके साथ एक और आता है मिड पॉइंट। तीसरा का होता है हम लोग का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। तो अगर मान लो कि मध्य बिंदु की हम बात करें, ये हो गया हम लोग का A B O और यहाँ से मध्य बिंदु हो गया ये D। मध्य बिंदु में ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। जब भी मध्य बिंदु मिड पॉइंट की बात करेंगे तब मिड पॉइंट में दोनों बराबर माने इधर जितना होता है उतना ही उधर होता है। तो ये हम लोग का हो गया वेक्टर B, ये वेक्टर A और ये वेक्टर R। तो वेक्टर R बराबर आप लिखिएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B बटा 2 फॉर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B बटा 2 होता है। याद रखेंगे वेक्टर मिड पॉइंट के लिए वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B बटा 2। इंटरनल डिवीजन के लिए वेक्टर M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A बटा M प्लस N। और एक्सटर्नल के लिए M वेक्टर A M वेक्टर B माइनस N वेक्टर A बटा M माइनस N। ये होता है हम लोग का एक्सटर्नल, ये होता है इंटरनल और ये तीसरा का होता है मिड पॉइंट। इसके बाद है, अब आगे बढ़ते, अब इसके बाद आता है 13 नंबर A B एंड C आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ। याद रखेंगे कि 3 वेक्टर कोप्लेनर, जैसे मान लो कि एक प्लेन के अंदर ये एक प्लेन हो गया, 1 2 और यहाँ 3, ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ एक O बिंदु है, यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए और फिर यहाँ से इसको मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए, हाँ, है ना। तो ये हम लोग के पास 3 वेक्टर है, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C। कोप्लेनर कब होगा तो याद रखना वेक्टर C बराबर यहाँ M वेक्टर A प्लस N वेक्टर B। अगर इस रूप में आ जाए तो हम इसे कहेंगे कि A B C तीनों जो है कोप्लेनर है। मतलब वेक्टर C का जो मान है M वेक्टर A प्लस N वेक्टर। शर्त याद रखना है कि कोप्लेनर का क्या शर्त होगा,
तो आप जवाब दोगे वेक्टर सी बराबर m वेक्टर a प्लस n वेक्टर b। यही चीज आता है नॉन कोप्लेनर 14 नंबर में, a b एंड c आर नॉन कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ। जैसे यहां हम लोग लिख देते हैं x1 वेक्टर a y1 वेक्टर b प्लस z1 वेक्टर c, इधर लिख देते हैं x2 वेक्टर a और यहाँ y2 वेक्टर b प्लस z2 वेक्टर c। तो ये हो जाता है विच इम्प्लाइज डेट x1 बराबर y1 कमा x2 बराबर y2 कमा x1 बराबर x1 y1 बराबर y2 और फिर इधर आ जाता है z1 बराबर z2। इसी को हम लोग कहते हैं नॉन कोप्लेनर। देखिए इधर a का कोफिशिएंट और इधर के a को कोफिशिएंट को बराबर कर देंगे, b के कोफिशिएंट उधर के b के कोफिशिएंट के बराबर कर देंगे, c का कोफिशिएंट उधर के c के कोफिशिएंट के बराबर कर देंगे। और जब हम ये तीनों बराबर कर देंगे तो इसी को हम लोग कहेंगे नॉन कोप्लेनर। इसी को क्या कहेंगे? नॉन कोप्लेनर। याद रहेगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, जैसे कोप्लेनर हो गया, नॉन कोप्लेनर हो गया। अब आता है मेडियन। अगला नंबर है मेडियन, माध्यिकाएं। मेडियन माध्यिकाएं, जैसे यहाँ एक त्रिभुज मैंने बना दिया, ये A है, B है, C है और इसमें हमको कहना है कि माध्यिका ज्ञात करो। जैसे A बिंदु से हम इधर मिला लिए, मान लीजिए कि ये D हो गया, तो AD इज ए मेडियन, AD एक मेडियन हो गया। तो सवाल आपसे ये है कि मेडियन का क्या शर्त होता है? तो आप याद रखना A बिंदु से ही, A से ही सारा काम करना है। AB प्लस AC बराबर 2AD। पहला शर्त आप यहाँ याद रखना, माने AB को और AC को यदि हम जोड़ दें तो ये हो जाता है 2AD। याद रखना मेडियन को कैसे जोड़ा जाता है। जैसे AD एक मेडियन है ना, तो A से आ रहा है तो A से B को जोड़ेंगे, माने मेडियन वाला भुजा छोड़कर उसके जो सहयोगी दुगो भुजा है उन दोनों का जोड़ इस मेडियन के दुगुना माने AD के दुगुना होगा। जैसे यहाँ देख लो मैंने लिख दिया AD AB प्लस AC बराबर 2AD। अगर मान लीजिए ये पहला हो गया, मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज ऐसे बना दें और ये A है, B है, C है और यहाँ से हम BE मिला दिए, BE इज ए मेडियन। तो BE अगर मेडियन है तो आप इसको कैसे हल करोगे? BE इज ए मेडियन, तो आप यहाँ लिखेंगे B से ही शुरू करना, BA लिखना, BA आप प्लस लिखना BC है ना, तब लिखना BE और जो मेडियन होगा वो दुगुना हो जाएगा। अगर मान लो कि तीसरका के लिए हम सेम ऐसे ही बना दें, एक त्रिभुज यहाँ बना दें, A हो गया, B हो गया, C हो गया और यहाँ मैंने F ले लिया, तो CF इज ए मेडियन। तो CF के लिए C से शुरू करेंगे, सारा काम C से करेंगे, CA CB CF, CA प्लस CB बराबर CF लेंगे और CF जो होगा मेडियन जो होगा वो दुगुना होगा। यही हम लोग का मेडियन होता है। एकदम ये हम लोग को बिल्कुल कंप्लीट बढ़िया से कर लेना है, एक एक थ्योरी को लिखते हुए एकदम याद कर लेना है। उसके बाद कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।